अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्री नाइन्थ में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम प्री नाइन्थ की मुतालिया पाकिस्तान के सबक नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मौजू है तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र और तहरीक अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। दरसी किताब सफ़ा नंबर 19 और 20। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, आपको कुछ हिदायत बताना चाहूँगी ताकि आपको लेक्चर की तैयारी में मुश्किलात का सामना न करना पड़े और बोर्ड पैटर्न को भी फॉलो किया जा सके। सबसे पहले अहम बात कि आप मुतल्लिका मौजू का तफसीली मुताला करें और मुताला करते हुए अहम नुकात को हाईलाइट कर लें और हेडिंग्स बना लें। इसके साथ साथ नीचे दिए हुए मुश्किल अल्फाज के मायने किताब के ऊपर नोट कर लें ताकि आपको लेक्चर याद करने में आसानी हो। और लेक्चर की तैयारी में अक्सर स्टडीज को चूँकि बच्चे मुश्किल समझते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जितने भी हालातों वाक़यात बयान किए गए हैं उनकी तरतीब का खास ख्याल रखें, जिससे आपका लेक्चर बहुत खूबसूरत और अच्छे तरीके से तैयार हो सकेगा। और आखिरी हिदायत जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि दिए जाने वाले काम के मुताबिक सवालात और इंतखाबी सवालात के जवाब याद करके रजिस्टर पर नोट करें। लेक्चर से मुतल्लिका मुश्किल अल्फाज के मायने, पस मंज़र यानी गुजरे हुए वाक़यात और उनकी वजूहात, तहरीक जज्बा या शौक जिसकी वजह से हम किसी नए काम की तरफ चलते हैं या गामज़न होते हैं, जवाल पस्ती, मुस्लह इस्लाह या दुरुस्ती करने वाला, अहया बकाया या जिंदा रहना, मजबूती से कायम रहना, मुजद्दद किसी मकसद पर जमा होने वाले, इस्तिक़लाल बका कायम रहना, रफ़ी साथी, बेड़ा उठाना, जिम्मेदारी उठाना। इसी हवाले से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, यानी कि वो हालातों वाक़यात जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए एक तहरीक शुरू हुई और फिर हम क़याम पाकिस्तान तक पहुँचे। इसी हवाले से जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है 712 में बर्रे सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद। उन्होंने सिंध को फतह किया और इसके बाद 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के साथ ही मुसलमानों का ज़वाल भी शुरू हो गया। 1703 से 1763 तक शाह वलीउल्लाह बतौर मुस्लिम और मुजद्दद मुसलमानों की बका के लिए सामने आया, मुसलमानों की रहनुमाई शुरू की। इसके साथ ही बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तजारती मकासद को मद्देनजर रखते हुए बर्रे सगीर में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। इसी दौरान 1757 की जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला शहादत पा गए और 1799 में टीपू सुल्तान अपने ही गद्दारों की वजह से शहादत के रुतबे पर फायज हुए। इसी दौरान तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई जो कि शाह वलीउल्लाह की औलाद, उनके साथी, उनके दोस्त अहबाब ने शुरू की थी ताकि मुसलमानों की तरक्की के लिए और बका के लिए काम किया जा सके। 1831 में सैयद अहमद शहीद ने वफात पाई जो कि शाह वलीउल्लाह के बहुत करीबी साथी थे। उन्हीं से मुतल्लिका लोगों ने फ़राइज़ी तहरीक बंगाल से शुरू की, जिसमें यह बताया गया कि फ़राइज़ की अदायगी की जाए और अपने फ़राइज़ से कोताही ना की जाए। इसी दौरान 1857 की जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के साथ लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों को बहुत सी अहम वजूहात की बिना पर नाकामी का सामना करना पड़ा। हमारा आज का दूसरा टॉपिक था तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान के। सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ की तहरीक शुरू की उसका क्या मकसद था और उसके क्या नताइज हासिल हुए। सबसे पहला जो मकसद था, जो वजह थी जिसमें जो मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम के तौर पर, एक मामार के तौर पर सर सैयद अहमद खान सामने आए, वो था जंग आज़ादी में नाकामी। जब जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ नाकामी हुई तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत के दरवाजे जो थे वो खुल गए, तो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जो है ज्यादती की जाने लगी। और इस सिलसिले में जब सर सैयद अहमद खान ने देखा कि कौम की रहनुमाई के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो उनकी रहनुमाई का बेड़ा सर सैयद अहमद खान ने उठाया और इस हवाले से उन्होंने अलीगढ़ के जो अदारे हैं वो कायम करने शुरू किए। इस हवाले से सर सैयद अहमद खान ने तालीमी तौर पर जब देखा कि मुसलमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और अपने एहसास व जज्बात को दूसरों तक पहुँचाने में नाकाम हैं, तो उन्होंने
یہ سوچا کہ سر سید احمد خان نے سوچا کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں، لہٰذا اس حوالے سے سب سے پہلے انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا، اس کے بعد 1863 میں غازی پور میں ایک اسکول قائم کیا اور 1875 میں علی گڑھ اسکول قائم کیا، جس میں بہت سے مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ اسکول ترقی کرتے کرتے 1877 تک علی گڑھ کالج بن گیا۔ اور اسی دوران آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ یہ رسالہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھری، جو کہ صرف ہندوؤں کے احساسات کی ترجمانی کرتی تھی، اور اس حوالے سے سر سید احمد خان نے سوچا کہ مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی جائے، لہٰذا سر سید احمد خان نے نہ صرف علی گڑھ کی تحریک کو جو بڑھایا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی، بلکہ ان کی یہ رہنمائی دنیا میں آخرت تک یا آخرت سے مراد قیام پاکستان تک مسلمانوں کے بہت کام آئی، اور مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جی بچوں، تو آج آپ نے اپنا لیکچر پڑھا جس میں آپ کو اہم باتیں بتا دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ موضوعات کی رہنمائی کے حوالے سے آپ کو ہیڈنگز بھی بتا دی گئی، تاکہ آپ کو ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنے میں یا لیکچر یاد کرنے میں آسانی رہے۔ لہٰذا اسی لیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا کام آپ کا مختصر سوالات آپ یاد کر کے رجسٹر پر نوٹ کرنے ہیں، جس میں سوال نمبر 1، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس وجہ سے برصغیر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا؟ سوال نمبر 2، فرائضی تحریک کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا کیا مقصد تھا؟ سوال نمبر 3، تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ سوال نمبر 4، سر سید احمد خان کے قائم کردہ تعلیمی ادارے کتنے ہیں اور ان کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 5، رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے لکھا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سائے عافیت میں رکھیں۔ خدا حافظ۔